नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं श्रीमान शशांक जी आज हमारे साथ हैं। और मेरा परिचय आप जानते हैं, मैं नितिन वशिष्ठ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियोस बनाते रहते हैं और वीडियो की श्रृंखला में आज जो ज्वलंत मुद्दा है, बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा हो रही है और बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है, उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशांक जी हैं। शशांक जी IAS की कोचिंग प्रदान करते हैं और उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव है, तो इसके लिए आज हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो शशांक जी, जो ये घटनाएं हो रही हैं जिस तरह से, आप तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि क्या ये जो फ्लो ऑफ एक बार सत्ता का पलटना, अमेरिका के द्वारा ये स्वीकार करना वहां की एजेंसी के द्वारा कि बांग्लादेश और नेपाल में उनकी सक्रियता रही, फिर उसके बाद भी बार बार हिंसा होना, तो इस सब घटनाक्रम में आपका क्या है कि किस तरह से लिंक है इसमें? चाइना है या अमेरिका है? किस तरह से ये चीजें चल रही हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जितनी भी परिस्थितियां हैं या जो भी वॉर करवाई जाती है, ये फॉरएवर वॉर की तरह कराई जाती है जी। यूएसए ने जहां पर भी कलर कोडेड रेवोल्यूशन करा है, यानी तख्ता पलट करा है। हाँ। और तख्ता पलट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मोडालिटीज होती हैं। जैसे अफगानिस्तान ले लो 1979 में, उससे पहले ईरान में रशियंस ने करवाया, मेनी गवर्नमेंट आई, या जॉर्जिया में, या उससे पहले यूक्रेन में। और इनका कलर कोडेड नाम दिया जाता है, जैसे जैस्मीन रेवोल्यूशन टूनिसिया का, सैफरोन रेवोल्यूशन। तो हुस्ने मुबारक को भी हटाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जहां पे भी कलर कोडेड रेवोल्यूशन कराया जाता है, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट वॉर कहा, वॉर अगेंस्ट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और एक भी वेपन नहीं, एक भी नहीं निकला। तो ये हमेशा एक सिविल प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं जी। पर इस सब का जो भारत में आप क्या देख रहे हैं, भारत को किस तरह से इसमें देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, वी कैन चेंज आवर एनिमी, वी कांट चेंज आवर नेबर। हम अपने पड़ोसी कभी चेंज कर ही नहीं सकते। और जो टर्मोइल हम देख रहे हैं आसपास की कंट्री में है, बीट पाकिस्तान, बीट योर श्रीलंका, बीट म्यांमार, बीट योर बांग्लादेश, इसका रिपरकशन इंडिया पे भी है। और वो क्या किस तरह से है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में। अब 4000 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से, उस बॉर्डर को आप कैसे मैन करेंगे? और वो भी प्लेन्स की बाउंड्री है, पहाड़ों की बाउंड्री तो है नहीं। प्लेन्स की बाउंड्री, ज्यादातर प्लेन्स या फिर नदियों की बाउंड्री। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ऐसा क्या हो रहा है कि बांग्लादेश जो 1971 में हमारा क्रिएशन में पूरा रोल रहा, नेपाल के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध रहे, म्यांमार के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे, और अभी जो ये छोटा सा देश है, क्या नाम है, मालदीव, मॉरिशस से तो हमारी दोस्त में अभी अच्छी दोस्त। ये एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट बन रहा है इन देशों में, इतनी सहायता के बावजूद, इतना हमारे तरफ से इतना वो रखने के बावजूद, कोई कहता है कि हम 7 सिस्टर्स को भारत में मिला लेंगे, कोई कहता है हम बिहार तक बांग्लादेश बना देंगे। इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है, और क्या ये मेजोरिटी वॉइस है? ये हमेशा हर कंट्री के साथ रहा है, जो भी रीजनल या सुपर पावर बनना चाहती है, उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी सुपर पावर्स है वो प्लान एंड प्लॉटिंग करती है। तो ऐसा चाइना के खिलाफ क्यों नहीं होता है? फिर मैं आपको बताऊं, चाइना के खिलाफ तो ये है कि चाइना आज इतनी आगे निकल गया, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। कहा जाता है यूरोप में कि एवरीथिंग इज बीइंग मेड बाय द गॉड, मतलब गॉड मेड अस, एवरीथिंग बीइंग एल्स मेड बाय चाइना। सब कुछ चाइना, बिल्कुल सही बात है। चाइना तो चाइना की निर्भरता औरों पे बहुत है। दुनिया का 90% क्रिटिकल मिनरल्स वहां से आ रहा है। और चाइना, आप कैसे रेवोल्यूशन करोगे? सोशल मीडिया बैन है, आप कैसे रेवोल्यूशन करोगे? सरकार के तंत्र में आप घुस ही नहीं सकते, इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नहीं, वो सही बात है, उनका एक कम्युनिस्ट सिस्टम है, जो भी है, जिस तरह से भी उन्होंने व्यवस्था बनाई, कोशिश तो पूरी करी। पर और देशों में जैसे आप देखेंगे कि भाई बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट बनता है, नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनता है, मालदीव में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनता है, श्रीलंका में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनता है। उसके पीछे चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊं। क्या ये हमारी एजेंसीज का फेलियर है या किस? एजेंसी का फेलियर नहीं है। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जहां चाइना और यूएसए की बात करें, यूएसए को आज पता चल गया है कि चाइना आज वेल्थ में नंबर 1 है, परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो एक
अघोषित सा पैक्ट है G2 नाम का, जिसमें यूएसए ने मान लिया है कि एशिया में दबदबा चाइना का रहेगा। और नाफ्टा का जो रीजन है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया जो है या यूरोप का एरिया जो है, यहाँ पर यूएसए हमेशा अपना दबदबा बनाए रखेगा। तो ये अनरिटन सा फैक्ट है। अब पहले हम जो कहते थे दिस इज अ वर्ड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों यहाँ पर बड़े प्रधान बने रहेंगे। कोई भी दूसरा प्रधान बनने की कोशिश करता है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इन अदर केस इंडिया हो, तो दोनों को प्रॉब्लम है। यूएसए को भी प्रॉब्लम है और चाइना की भी प्रॉब्लम है। इसलिए भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि किसी ना किसी तरह चाइना विल डोमिनेट द 21st सेंचुरी एशिया, और कर भी रहा है ऑलरेडी। बिल्कुल। लेकिन अब इसका जो रिपरकशन है बंगाल इलेक्शन में भी पड़ेगा, मच ऑब्वियस है कि आपको नजर आएंगी चीजें कि कुछ होगा। भारत वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटी में है उसके साथ जो हिंसा की जा रही है या जो डरा हुआ है, पहले भी जो हिंसा हुई वो सत्ता की हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया गया। इवन बांग्लादेश में जो हिंसा होती है वो तो होती ही है, और बंगाल में भी जब इलेक्शन हुआ और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनके प्रति भी हिंसा हुई। इस सब में हमारी गवर्नमेंट कब तक चुप रह सकती है, या कब तक उसे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा ही रहना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल बात है कि इसका रिपरकशन इंडिया पे तो आएगा ही आएगा, और बंगाल इलेक्शन पे तो सबसे ज्यादा आएगा। यही हो सकता है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्हें एक्स्ट्रा कोशिश रखना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो चुकी है। संयम कब तक, किस मोमेंट पे संयम का बांध टूट जाए? हमारे काउंसलर ऑफिस पे हमले हो रहे हैं, हमारे खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, कोई उस्मान हादी को मार देता है जो स्टूडेंट नेता है, उसका आरोप हमारे ऊपर लगता है। खैर उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते किसने मारा, चलो जिसने भी मारा हमारे ऊपर आरोप लगा, लीड कहती है कि हमने मारा। वो ये भी है कि एंटी इंडियन सेंटीमेंट, हाँ। तो उसमें वो भारत के दूतावास पे हमला करते हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, ब्लास्फेमी के केस लगा करके लोगों को सीधा लटकाया जा रहा है, उसको आग लगाई जा रही है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे जो हिंदू जनमानस है, भारत का हिंदू जनमानस है, मेरे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, एक गवर्नमेंट से एक अपेक्षा करते हैं कि कुछ ना कुछ स्टेप लिया जाए, कुछ हार्ड स्टेप मैसेज दिया जाए। कुछ ऐसे यूनुस जब पूरे भारत बांग्लादेश का नक्शा और देशों को देते हैं, उनके बुक्स छापते, जानबूझ के दिखाते हैं, पाकिस्तान ये सब तो इन्होंने चाइना से सीखा है जो भी किया जा रहा है। तो इस सब में कब तक, कहाँ एक बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा है कि जहां भारत का सबर का बांध टूटना चाहिए कि भाई नहीं, इससे आगे नहीं? कब तक सहन किया जाए? नहीं, डायरेक्ट फ्रंटल कोई भी काम करना तो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा इस समय, क्योंकि हम खाली नेबर से ही नहीं, मेजर पावर है वो भी कितने पायदान पे हमारे अगेंस्ट है। अभी तो इसका आंसर डिप्लोमेसी में ही हो सकता है। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से हम किसी तरह ये पारित करवाएं कि बांग्लादेश में सही और ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन सबसे पहले हो। नहीं, इलेक्शन होगा तो मतलब ऐसा है कि भाई हमें लग रहा है कि यूनुस गवर्नमेंट हार जाएगी, और जो कट्टरपंथी तबका है, क्योंकि बांग्लादेश का आम जनमानस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा था। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश बनता ही क्यों, और शेख हसीना के टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कट्टरपंथी अब सत्ता में आ गए हैं, और उस तरह का वो तत्व है जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है यूनुस की गवर्नमेंट को। अब इसमें जो बात है कि भाई यूनुस अपने आप में माइक्रो फाइनेंस का कितना बड़ा करप्शन और फ्रॉड करके आया हुआ है, कितना पैसा इसने कमाया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। सत्ता में आने के बाद वो हर आदमी की अभिलाषा होती है कि भाई मैं और बना रहा हूं, तो उसे डिले करने की जो ये साजिश है कि भारत को प्रोवोक किया जा रहा है, इस तरह से भारत कुछ स्टेप ले और उसके नाम पर भारत से हमें खतरा है और इलेक्शन को टाल दिया जाए। ये जो मुझे सीधी सी रणनीति इसकी समझ में आ रही है कि इसीलिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें शशांक जी, तो हम देखेंगे इतिहास में, अगर हम भारत में जाते हैं तो भारत ऐसा नहीं है। भारत जवाब देता है, बिल्कुल जवाब देता है। भारत ने 1971 में भी जवाब दिया, भारत ने श्रीलंका में भी जवाब दिया। की बात कर रहे हैं, हमने तो जवाब एंशिएंट भारत से भी दिया है, एंशिएंट भारत में भी दिया, और ललितादित्य जी हुए हैं, और बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारी। आप कितनी बार देखें, लोगों ने गलत टैग कर रखा है कि भारत शांति
प्रिय देश रहा है। हमने किसी पे अटैक नहीं करा, किसी को कॉलोनाइज नहीं करा। नहीं, गलत है। मैंने कहा चोल एम्पायर तो था तो साउथ ईस्ट एशिया, मंचूरिया एरिया तक जीत के आया था। बिल्कुल जीत के आया था। हम खैर आज ये वॉर मॉन्गरिंग वाली बात हम नहीं कर सकते, और वो ठीक भी नहीं है। नहीं, वॉर मॉन्गरिंग हम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे कि हमारी एक अपेक्षा थी, क्या मोदी जी ने जब शेख हसीना का सत्ता पलट किया जा रहा था, क्या उस समय कोई ऐसा स्टेप रख के शेख हसीना की सहायता की जा सकती थी, जो आज स्थिति पैदा नहीं होती जो आज हो रही है? उस समय ही आर्मी भेजना, आर्मी द्वारा हेल्प करवाना, इंटेलिजेंस को लगाना, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। क्योंकि अगर आज ये स्थिति है और आज शेख हसीना वहां होती, तो आज हम जो दो फ्रंटल वार देख रहे हैं, तो एक पूर्वी बांग्लादेश को आज बांग्लादेश कहना ही ठीक नहीं है, वो एक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान बन चुका है। हाँ, अभी बिल्कुल आपके होस्टाइल कंट्री है और आपके प्रति उसी तरह की जो है आग उगल रहा है, मानसिकता है। तो इस समय जो मोदी सरकार की जो ये क्या आप कूटनीतिक विफलता मानेंगे, किस तरह समय की, जिस समय ये मिलिट्री coup d'etat हुआ, एक तरह से तख्ता पलट किया गया, उसमें तो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि किस तरीके से ISI और CIA ने मिलकर तख्ता पलट करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात। हाँ, आप अगर क्षेत्रीय ताकत है तो आपको अपने दांत तो दिखाने पड़ेंगे ना। अगर दांत नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको कोई मानेगा कहाँ? वहां आपको मानेगा। आप ऐसी तरह से डरते रहेंगे तो ऐसा डर तो भाई पहले भी था, और उस टाइम पे इंदिरा जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया। आगे उन्होंने हर जैसे सिक्किम को जब किया तो क्या हमें चाइना से डर नहीं था? बिल्कुल। 1972 जब हमने सिक्किम का भारत में विलय किया, जब गोवा का हमने विलय किया, तो हमें क्या दूसरी ताकतों से डर नहीं था? बिल्कुल सही बात। नेहरू जी ने स्टेप लिया, इंदिरा जी ने स्टेप लिया, राजीव जी ने स्टेप लिया। तो जब स्टेप लिए गए हैं तो वो आज हमारी अपेक्षा, आज तो एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार बैठी है सेंटर में जिससे हमारी अपेक्षा ज्यादा है। हम समझते हैं कि वो एक्शन लेगा। नहीं, वहां तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अब इसका आंसर यही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। अब जैसे चुनाव फरवरी में है, उन्होंने जैसे घोषणा की है, और मान लो कोई इस बीच में ऐसी घटना हो जाती है कि बहुत बड़ी, जैसे अनएक्सपेक्टेड जैसा उनका हमें लग रहा है, तो उस स्थिति में भारत कब तक संयम रखेगा? भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प चाहे UNHRC में हो, हमारा अच्छा खासा लॉबी है UNHRC में, तमिल लॉबी है, बड़ी पावरफुल है USA में। हम अपना लॉबिंग करवाएं, UNHRC में प्रोसिक्यूट करवाएं जिन्होंने ये सारी एट्रोसिटी करी है। बात ये है कि डायरेक्ट फ्रंटल के तो मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि क्या हम बांग्लादेश की बिजली भी काट सकते हैं शशांक जी? देखिए, ऐसी परिस्थिति हम मतलब ज्यादा उसमें ना जाकर के हमारे से बिजली लेने वाला देश। वॉर के अपने कन्वेंशन होते हैं, वियना कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन। जो देश अपनी बिजली नहीं बना सकता वो हमारे ऊपर गुर्रा रहा है। मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि वॉर के कुछ कन्वेंशन होते हैं, वियना में है, जिनेवा कन्वेंशन में है। जो चीज ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, उन चीजों को हम रोक नहीं सकते। तो एक आम आदमी कह सकता है कि पानी रोक दो, एक आम आदमी कह सकता है बिजली रोक दो। अरे आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनसे कि भाई 50 सालों तक इस टैरिफ पे हम आपको बिजली देंगे, तो आप कैसे रोक सकते हैं उसे? ये तो आर्बिट्रेशन का पूरा केस है, इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। तो मोदी जी ने ये नदी जल समझौता तोड़ा ना, सिंधु जल समझौता। समझौता तोड़ा, उसकी आप देखिए किस कारण तोड़ा। वो पानी नहीं रोका, समझौता तोड़ा है। समझौता तोड़ना अलग चीज है। वो इसलिए भी तोड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने हदें पार कर दी, इसलिए तोड़ा गया। लेकिन पानी तो नहीं रोका हमने, और पानी हम रोक नहीं सकते हैं। पानी तो हमारे पास इतना भी संसाधन नहीं है कि हम रोक करके पूरा डाइवर्ट कर सके। अभी उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल पे संसाधन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बड़ी पसंदीदा में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम वर्ल्ड रिलेशन की बात करते हैं। जैसे हमारे देश में SIR चल रहा है, और जैसे बंगाल में भी चल रहा है, और बंगाल में हमें पता चला कि 58 लाख वोट तो कटे हैं, जो मतलब मिसिंग पाए गए हैं, और 32 लाख के आसपास या उससे कुछ ज्यादा डाटा कह रहे हैं कि करीब 1 करोड़ के आसपास टोटल जो स्ट्रेंथ बनती है कि उन पर डाउट है। और वो है, और बहुत सारे लोग, हमें ये भी जानकारी आई कि जो ऐसे अनऑथराइज्ड लोग थे वो वापस बांग्लादेश चले गए, या और आसाम से भी उन्हें निकाला जा रहा है, और UP से भी, जहां से पता चल रहा है। क्या ये सब उससे भी लिंक है क्या बांग्लादेश में जो ये हिंसा है, कि भाई हमारे लोग वापस आ रहे हैं, एंटी इंडिया माहौल बन रहा है? ये बात तो बिल्कुल सही है, और इंडिया ने हमेशा एंटी बांग्लादेश स्टैंस भी एक बनाए रखा है, जिससे कि अपोजिशन जो पार्टीज थी, जमात इस्लामी जैसी फलते फूलते रहे, जैसे बांग्लादेशियों को घुसपैठिया कहना, NRC की बात करना,
ये तो रहा है प्रॉब्लम। SIR में आप बांग्लादेशियों को बार बार कहते हो इलीगल माइग्रेंट है। हाँ, इलीगल है वो। नहीं, इलीगल है, लेकिन सिंपल सी बात है, इसके रिपरकशन भी तो होते हैं। नहीं, हम अपने देश में धर्मशाला तो नहीं है ना शशांक जी, हम किसी को कैसे बैठा लेंगे अपने देश में? तो आने हमारे क्यों दिया आपने? आने दिया, जो सरकारों की गलती रही है पहले वाली सरकारों के, उसको वापस तो करना पड़ेगा ना। रोहिंग्या क्राइसिस, तो रोहिंग्या तो सबसे ज्यादा पलायन अब ही हुआ है। पहले तो इतना पलायन था नहीं। अब रोहिंग्या में आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, सरकार में पहले और अब की सरकार की बात नहीं है, तो ओवरऑल हम पर्सपेक्टिव ये देखेंगे भारत के साथ क्या होना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे जैसे अमित शाह जी ने कहा कि भाई हमारे देश की सरकार रोहिंग्या या बांग्लादेशी थोड़ी ना तय करेंगे, बाहर का आदमी थोड़ी ना तय करेगा, घुसपैठिया थोड़ी ना तय करेगा। बिल्कुल नहीं तय करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई ये तो तय नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, जो आप चलो बांग्लादेश की भी बात, SIR की बात कही आपने, किस सेंसस को लिया जा रहा है SIR? 2002 को लिया जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी 2001-2 वाली 2002। NRC में कौन सा सेंसस लिया जा रहा है? 1971। अब आप ये देखिए, 1971 वॉर ईयर था। कितना सेंसस का डेटा गलत था उस समय। वॉर ईयर है, नॉर्थ ईस्ट में तो वॉर ही रही है। हाँ। उस पे आप असम अकॉर्ड साइन करिए आए, वही सबसे गलत था। सबसे ज्यादा रिलेशन में जो हमारी दरार आई बांग्लादेश असम अकॉर्ड के कारण है, जिसमें हमें बांग्लादेशियों को तुरंत घुसपैठिया कह दिया। अब सिंपल सी बात है, अब SIR में अब जो लोग लिखेंगे इतने आप कहाँ रखेंगे? आप ये बताइए, कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश इन्हें वापस नहीं लेगा, मैं आपको बता दूं। नहीं, वो लोग तो वापस जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, जैसे भी है उनको रास्ता दे दिया है कि आप चले जाइए यहाँ से। और उनकी जो है डिटेंशन की लिए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, रेटिना का लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में आए तो उनको पहचान जाए कि ये वही लोग हैं। वो सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने पूरा, उनको भेजने का भी सिस्टम बनाया गया है, और उनको कह भी दिया है कि उनको छूट दी गई है, आप निकल जाइए, किसी तरह से हम आपको गिरफ्तार। बांग्लादेश कितने ले रहा है? बांग्लादेश ले या ना दे, उसे बॉर्डर पे खोल दे, छोड़ दिया कि आप जाइए। बहुत सारे लोग चले गए हैं, कई कई कॉलोनीज खाली हो गई कोलकाता के। नहीं, वो तो हुई है, लेकिन कितने लोगों को आप भगाएंगे? भगाना तो पड़ेगा शशांक जी, भगाना तो पड़ेगा ही। अगर अमेरिका टाइट हो सकता है तो हम टाइट नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल होना भी ये देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो सकता। और वो जो वहां पर आपने जिन लोगों को भगाया है, वो वहां पे जाकर आपके खिलाफ ही एनिमिटी फैलाएंगे, फिर वही हो रहा है। वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। तो उनके गुस्से के कारण क्या हम देश की सिक्योरिटी को वो कर दें? तो वो भी तो प्रॉब्लम होगी कि आपने एक ऐसा फ्रेजाइल कंट्री बना दी है जहां पर पूरी कंट्री हमारे अगेंस्ट है। यही तो देखना है कि वही बांग्लादेश जो हमें हमेशा OIC में बचाता था, ठीक है, हमेशा कश्मीर मुद्दे पे हमारे पक्ष में खड़ा रहा, आज वही बांग्लादेश हमारे खिलाफ खड़ा है। आप ये देखिए ना कि उस एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जिसपे हमें पूर्ण विश्वास था कि भाई ये तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, आज वो हमारे होस्टाइल हुआ है। इस पे दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा सर कि आप माने ना माने, एक जगह की एक्सट्रीमिटी दूसरी जगह भी एक्सट्रीमिटी करती है। स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो स्वाभाविक है। एक धर्म की एक्सट्रीमिटी दूसरे धर्म में भी एक्सट्रीमिटी लेके आती है, और वही एक्सट्रीमिटी हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देख रहे हैं, चाहे हम मालदीव्स में देखें। अब आप चलो बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, नेपाल की, नेपाल में हमारा कितना बड़ा फेलियर रहा। बहुत बड़ा फेलियर है नेपाल। तो आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट और हिंदू है, बुद्धिस्ट को तो हम हिंदू ही मानते हैं। नहीं, नेपाल में उसी टाइम फेलियर हो गया था जिस टाइम आप कम्युनिस्ट सरकार वहां पर आई, वो आपका फेलियर था। मधेसी क्राइसिस जब हुआ, हमें उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए था जिस लेवल पे हमारी सरकार गई। हाँ, जो उस टाइम सप्लाई चेन रोकी गई वो गलत स्टेप था। पूरे नेपाल हमारा अगेंस्ट हो गया, चाहे मधेसी हो चाहे ऊपर के बहु क्षेत्रीय हो। उस टाइम जो मधेसीज ने कहा हमें सपोर्ट नहीं किया गया, उनके कारण हमने पूरा ब्लॉकेड कर दिया। और वो एक ऐसा कारण रहा कि उससे नेपाल जो है हमारे खिलाफ, अब आम जनमानस हमारे खिलाफ चला गया। तो ये आप अल्टीमेटली हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं अब कि भाई ये जो अब भारत की जो विदेश नीति है, अगर क्षेत्रीय ताकत भारत को बनना है कम से कम, और जैसे इजराइल के PM ने भी कहा, नेतन्याहू ने कहा कि हम तो भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखते हैं, हम क्षेत्रीय ताकत है, भारत विश्व शक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। उनके पीछे रीजन भी है, उनका अपना रीजन है, उन्होंने कहा। जी। तो अब ये क्षेत्रीय ताकत अपनी ताकत दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, कैसे विश्व स्वीकार करेगा कि भारत ताकत है, विश्व ताकत है?
ताकतवर बनने के लिए बहुत फ्रंट पे लड़ना होता है। इसे कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर कहते हैं। चाहे हम इकोनॉमी के फ्रंट पे हो, मिलिट्री के फ्रंट पे हो, पॉलिटी के फ्रंट पे हो, हर जगह हमें टॉप पे रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन हम नेबर्स की बात कर रहे हैं, इनकी निर्भरता इंडिया पे नहीं है। जब तक इनकी निर्भरता इंडिया पे नहीं होगी, ये हमें कोई भाव नहीं देंगे और इन्हें फॉरेन पावर यूज करेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैक्सिको और कनाडा की हिम्मत नहीं है यूएसए के अगेंस्ट बोलने की। आप पूछो क्यों? यूएसए इतनी पावरफुल पावर है, इतनी कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर डेवलप है कि मैक्सिको वाले उसे स्वर्ग की तरह देखते हैं। कनाडा के लिए यूएसए बहुत बड़ी चीज है। हाँ सर, बिल्कुल डिपेंडेंसी है। कनाडा का ट्रेड भूखा रह जाएगा। कनाडा खाली बर्फ ही बर्फ है, उसे खाने को नहीं मिलेगा कि यूएसए पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। अब थोड़ा सा कनाडा ने अपने आप को अलग करना, डाइवर्सिफाई करने, लेकिन टोटल ऐसा नहीं है कि वो टोटल डाइवर्सिफाई कर देगा किसी भी तरह। इंडिया को भी डाइवर्सिफाई, इंडिया को भी डिपेंडेंसी बनवानी पड़ेगी। कैसे? क्या नेपाल भारत के बिना रह सकता है क्या? श्रीलंका को पता चल गया भारत से अलग होने के बाद। नेपाल भारत के बिना रह इसलिए सकता है क्योंकि सपने दिखाए गए हैं। अब एक बात बताइए, लासा से काठमांडू ट्रेन चल रही है। मालदीव को एक साल में पता चल गया कि भारत से अलग होने का क्या मतलब होता है। मैं कह रहा हूँ यही हमें सबको सिखाना पड़ेगा। हम मालदीव की बात क्यों कर रहे हैं? चाहे नेपाल हो, नेपाल ने सपने देखे कि ड्राई पोर्ट्स बना रहा है चाइना, लासा से काठमांडू ट्रेन चला रहा है, तो भाई चाइना के ऊपर खा लेंगे। अब देखो क्या हो गया, क्या चाइना लेके आ रहा है। तो हमें यही अल्टरनेट मॉडल देना पड़ेगा उन्हें उनकी डिपेंडेंसी हम पे बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो इकोनॉमी लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो। जो भारत की पूर्वी कमान के जो सेनाध्यक्ष हैं, जो वो है, वो गए हैं और हमने कई बेसिस भी बनाए हैं उधर पास में। तो क्या आने वाले समय में आप देखते हैं कि किसी तरह का कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया भारत देगा, कुछ इस तरह से आपको लगता है? और क्या हिंदुओं पे जब वहां पर अत्याचार हो रहे हैं या जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो क्या इस राष्ट्रवादी सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा कि कोई एक्शन ले इनकी पॉपुलरिटी पर? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो इसका सीधा सीधा दबाव मानिए कि आप मानिए संघ से या और संगठनों से एक अपेक्षा रहती है संगठन की, सरकार इस तरह से अपना काम करेगी। क्या आंसर हो सकता है फिर? क्या सॉल्यूशन है आपकी नजर में इसका? सॉल्यूशन तो देखिए ऐसा ही है कि आपको एक अलग बांग्लादेश का एक पार्टीशन करना पड़ेगा और उसमें हिंदुओं को बसाना पड़ेगा। इस जमाने में पॉसिबल नहीं है, अभी के समय में पॉसिबल नहीं है। आप जब आज के समय पर किसी कंट्री के टुकड़े करते हैं तो आप ये समझिए एक फॉरएवर वॉर क्रिएट कर रहे हैं आप। तो भारत अभी स्थिति में नहीं है कि फॉरएवर वॉर लड़ सके। इजराइल और पैलेस्टीन आपने क्रिएट करा, फॉरएवर वॉर क्रिएट कर दी। लेकिन हिंदुओं की जो अगर इस तरह से हत्या होती रही, और बहुत बड़ा अत्याचार है, अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को देखेंगे तो बहुत ज्यादा मास रेप हुए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। हिंदू जनमानस बोल नहीं पा रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब जमाते इस्लामी मिलिट्री को डिटार्ट कर सकती है, तख्ता पलट कर सकती है, तो शेख हसीना वाजे की तो पॉपुलैरिटी हमेशा से रही है। हाँ, आज भी देखिए, दो बातें आपको माननी पड़ेंगी। हसीना वाजे हमारे पास ही है, हम उसे क्यों लेवरेज नहीं कर सकते? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी भी गवर्नमेंट अगर ग्राउंड पे उतरे, बांग्लादेश में हमारे कम एसेट नहीं है, एसेट्स हैं। हम अगर ग्राउंड पे आज भी उतरे तो शेख हसीना वाजे को दोबारा पावर में ला सकते हैं। शशांक जी, पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा पॉपुलर नेता नहीं है और बांग्लादेश में शेख हसीना से बड़ा पॉपुलर नेता कोई नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति अलग है सर। पाकिस्तान मिलिट्री अभी से कंट्रोल नहीं कर रही है। पाकिस्तान मिलिट्री का इतना कंट्रोल है कि हमारे यहाँ डिफेंस कॉलोनी वो होती है जहाँ डिफेंस के पर्सनल रहते हैं। पाकिस्तान में डिफेंस कॉलोनी वो होती है जो डिफेंस वालों ने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लगाए हैं। फर्क है दोनों में। फर्क है। वहाँ की सेना सब संभालती है, खाना पीना भी लेकर के सब कुछ संभालती है। वो क्या नहीं बेचती, दुनिया का कौन सा इलीगल काम नहीं करती है रावलपिंडी? सब करती है। तो उसको आप छोड़ो, वो तो एक अलग ही मुद्दा है। वहां पर देखिए एक चीज और भी है, वहां पर हिट्रोजीनियस समाज है। वहाँ पश्तून भी है, वहाँ जम्मू कश्मीर वाले भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, लेकिन यहाँ पर बलोच भी हैं। यहाँ पर क्या है, होमोजेनियस समाज है, बंगाली समाज है। उस पे काम करना आसान है।
बिल्कुल, मैं वो आपसे वही कह रहा हूँ। यहाँ पर आप कर सकते हैं सारा, उस समाज उसमें कोई उस तरह का बिखराव नहीं है। वहां इसलिए सेना जल्दी कर लेती है कि वो सारा समाज इकट्ठा एंटी सेना नहीं बन पाता है, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। वो थोड़ा डिफरेंट हेटेरोजेनियस समाज है और ये होमोजेनियस समाज है, इनकी बोली एक भाषा है। यहाँ पर अगर हम ग्राउंड पे काम करें, अपने एसेट को इम्प्लीमेंट करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ शेख हसीना वाजे की आज भी पॉपुलैरिटी है। और इस एट्रोसिटी के बाद वहां की जो जितनी भी तो पार्टी को भी उन्होंने कर दिया कि इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी वो तो। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बताऊं, ऐसे तो जमाते इस्लामी को भी पकड़ पकड़ के शेख हसीना वाजे ने कितनी फांसी पर चढ़ाया। हाँ, सीधे चढ़ाया, बिल्कुल नहीं चढ़ाया। जब शेख हसीना वाजे थी तो वो भी कोई दूध की धुली नहीं थी। नहीं, वो भ्रष्टाचार में थी, वो मानना भ्रष्टाचार में होना हो, एट्रोसिटी में तो पूरी थी। हाँ, एट्रोसिटी में थी। उन्होंने 1971 के जो वॉर प्रिपरेटरी थे, जिन्होंने वॉर पाकिस्तान के साथ लड़ी थी, उन्हें 2025 तक फांसी दी है। जब तक पावर में रही है तब तक फांसी पकड़ के फांसी दी है, बिल्कुल दी है। आप ये देखो, कहाँ 1971, कहाँ 2025, 24-25। तो मैं आपसे कह रहा हूँ शेख हसीना वाजे की वैसे भी पॉपुलैरिटी है, वहां की बिजनेस कम्युनिटी को मिलाई है ना, जो टेक्सटाइल में आपके टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। हम डिप्लोमेसी में एक तो हमेशा ये सोचते हैं कि खाली ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होगी, हम भूल जाते हैं ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम वहां की क्यों बिजनेस कम्युनिटी को लेवरेज नहीं कर रहे? उन्होंने सबसे ज्यादा ब्रंट जो बांग्लादेश का इशू है, सबसे ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी को झेलना पड़ रहा है। हाँ, लीजिए उन्हें कॉन्फिडेंस में, क्यों नहीं ले सकते हम? और वो चाइना के साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि चाइना बिजनेस करता है, तो वो खाली वही बिजनेस करता है। देखिए, बांग्लादेश को जो हमने टेक्सटाइल का हब बनने दिया, वो हमारी इच्छा थी, हमने बनने दिया, तो वो बांग्लादेश बना। बिल्कुल हमारी इच्छा के बिना नहीं बना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप इंडिया की भी बहुत सारी कंपनी बांग्लादेश में टेक्सटाइल मिल्स है उसकी। हमने शेख हसीना पे एक एहसान किया कि हम चलो आपको देते हैं। आज भी बांग्लादेश के मेजोरिटी न्यूज़पेपर इंडिया के साथ है, ज्यादातर। हम इसे लेवरेज नहीं कर रहे हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और शशांक जी ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है। और भविष्य में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आगे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।